सुप्रभात बच्चों। आज हमारी जो अपना चैप्टर अध्याय 3 चल रहा था खनिज और शक्ति संसाधन, उसका अगला बिंदु पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी ये कम हो रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, तो ये पर्यावरण में भी प्रदूषण फैला करते हैं। इनका धुआं जो होता है वो प्रदूषण को उत्पन्न करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत है ना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। यानी ये हमें अपने इनसे प्रदूषण भी नहीं होता और ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे सौर ऊर्जा क्या होती है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। यानी सूर्य की गर्मी को और ऊर्जा को, प्रकाश को हम प्रतिदिन अनुभव कर सकते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों के तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। यानी इन्हें क्या करना पड़ता है, पहले सूर्य की ऊर्जा इनमें संचित कर ली जाती है और फिर इनको जो सोलर पैनल होते हैं उनसे जोड़ के इनसे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर अगला आएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। असमाप्य का मतलब होता है कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हम हमारे आसपास देखते हैं पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। इन्हें हमेशा से पहले पुराने टाइम से ही उपयोग होता आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि हम पहले इनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब ये हमारे आसपास भी लगी हुई तो हमें इनके बारे में पता है। जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती है। ये हमारे यहाँ पे कौन सा है, तटीय क्षेत्र नहीं है, पर्वत घाटियों वाला क्षेत्र है जहाँ पे ये सारी चक्कियाँ, पवन चक्कियाँ लगी हुई है। अब देखेंगे परमाणु ऊर्जा। ये चित्र दिखाई दे रहा है आणविक ऊर्जा शायद कल्पक्कम, ये एक प्रकार की, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम। ये यूरेनियम और ये थोरियम ऊर्जा पदार्थ हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं। ये परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यानी इन पदार्थों से ये प्राप्त होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों से नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी इनमें विस्फोट होने के बाद इनसे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो परमाणु ऊर्जा कहलाती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, यानी ये यहाँ प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यानी पृथ्वी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान लगातार वृद्धि होती जाती है। यानी जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। हमें देखते हैं कि जहाँ ज्वालामुखी होते हैं वहाँ पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है, तो इसीलिए निकलता है कि पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो जाती है। यानी जो अंदर से जो पानी निकलता है वो कैसा होता है, गर्म होता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। यानी जो ताप निकलता है इसको ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो सकती है। अब देखेंगे हम ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकने मुहाने से बांध के निर्माण से किया जा सकता है। यानी
ये ज्वारीय ऊर्जा का संबंध समुद्र के जो जल होता है उसके उतार चढ़ाव से होता है और वहाँ ये ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अब हम देखेंगे बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है ना। बायोगैस का मतलब होता है जो गोबर गैस प्लांट लगाया जाता है उनको बायोगैस कहते हैं, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। बायोगैस भोजन पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, यानी ये इतने पदार्थों से प्राप्त हो सकती है। मृत पौधे, जीव जंतु अवशेष, गोबर है ना, ये सारे इससे प्राप्त होते हैं और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद्य बनता है। फिर जो ये अपघटक होकर ये इतने प्रकार के जो अवशेष होते हैं ये हमारे खाद के रूप में काम में आते हैं। अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा, इससे लाभ और हानि। जैसे ये पवन ऊर्जा है ना, तो पवन ऊर्जा से लाभ क्या है? एक तो प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन में कम लागत आती है, यानी फिर इसको यदि एक बार लगा देते हैं तो फिर ये बार बार नहीं लगानी पड़ती और ये सुरक्षित और साफ़ सुथरा उपाय। फिर इसमें ध्वनि प्रदूषण, यानी इनमें कुछ कंपन होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, यानी इसके पार्ट्स जो इसके भाग आते हैं बहुत महंगे आते हैं। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, यानी इनकी जो तरंगें होती है वो किसको प्रभावित करती है? रेडियो व दूरदर्शन। पक्षियों के लिए हानिकारक ने रेडिएशन निकलती है, इससे किसके लिए हानिकारक होती है? पक्षियों के लिए। लाभ और हानि दोनों हैं। फिर एक सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में असमाप्य और प्रदूषण मुक्त। लाभ तो इससे ये है कि समाप्त कभी नहीं होगा और प्रदूषण मुक्त भी होगा, लेकिन ये क्या है? खर्चीला है। स्रोत के विस्तारित होने से ऊर्जा की बर्बादी, यानी ये स्रोत विस्तारित हो जाते हैं तो फिर ये ऊर्जा की बर्बादी होती है। फिर अब देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा। लाभ क्या है? ये भी प्रदूषण मुक्त है और असमाप्य। लगभग ये असमाप्य तो सारे हैं, सौर ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी है। हानि क्या है? वन्य जीवन का आवास नष्ट होना, यानी ज्वारीय ऊर्जा हम देखा कि ज्वर के आने से होती दोहन में कठिन, यानी इसको थोड़ा प्राप्त करने में कठिनाई है। फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी परमाणु ऊर्जा। बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन। लाभ तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें हानि क्या है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, यानी रेडियो एक्टिव जो तरंगें होती है वो उत्पन्न होती है और ये खर्चीला भी होता है। फिर बायोगैस कम लागत में बन जाता है, उपयोग में आसान होता है। जैव व्यर्थ का उपयोग, यानी जो इधर उधर फेंकते कचरा कुटा जो गैस गोबर गैस पका के इसमें, और बायोगैस का उत्पादन। फिर हरित गृह प्रभाव, इसमें हानि का क्या होता है? हरित प्रभाव ग्रह के कारण, यानी ओजोन गैस, हमें पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है ना, तो इस प्रकार से इसमें ये हानि है। फिर हम देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। लाभ स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी व समय पर उपलब्ध हो जाता है। फिर भूमि के अंदर का ताप, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला, यानी वहाँ से विद्युत यहाँ तक लाने में खर्चा काफ़ी हो जाता है। थैंक यू। अगला चैप्टर हम अगले भाग में पढ़ेंगे।